जरा सोच के देखो उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी जिसको रोज ये साबित करना पड़ता है कि वो राक्षस नहीं है। जरा सोच के देखो क्या हो अगर उस इंसान को हर एक कोई एक खतरे के नज़र से देखे जिसके एक दुनिया में कोई ना हो। जरा सोच के देखो क्या हो उस इंसान का जो हर समय अपने आप को बस इस चीज़ में साबित करने में लगा रहता है कि वो कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे काम कर सकता है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। और क्या हो उस इंसान के पीछे हर कोई पड़ा हो, इवन उसका फैमिली मेम्बर तक उसके ऊपर डाउट करे कि कब ये पागल हो तो लोगों को मार दे। तो अगर आज मैं जिस एनिमे के ऊपर मैं बात करूँगा वो है ब्लू एक्सोर्सिस्ट। अब देखो मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता हर बार का ये हो जाता है, बट अब नाम ऐसे है तो है। तो आज मैं बात करूँगा द ब्लू एक्सोर्सिस्ट। अब देखो इसकी स्टोरी जो है पूरी तरीके से सैटर्न वेटिकल पोजीशन वाली चीज़ें कॉन्सेप्ट पर है, बट इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच करती है, बट एज अ शोनन एनिमे उतना नहीं कर पाती जितना मतलब मुझे एक्सपेक्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे वियर्ड लगी, अजीब लगी। एंड ये पहली ऐसी एनिमे मूवी जहाँ पे मेन कैरेक्टर ही सब कुछ कर रहा है। मतलब इस एनिमे के अंदर जो कोई भी पुल अप कर रहा है वो एक मेन कैरेक्टर कर रहा है, साइड कैरेक्टर उतना कुछ वैल्यू नहीं कर रही है। पहली ऐसी एनिमे है। अदरवाइज अब तक मैंने जितनी भी एनिमे सीरीज देखी उनके अंदर साइड कैरेक्टर को भी कम से कम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, बट इसके अंदर इतना नहीं लगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टोरी की। तो इसकी स्टोरी क्या, तो आज ऐसे करीब 15 साल पहले की इंसिडेंट होता है कि सैटर्न आता है और करीब 200 से ज़्यादा वेटिकल्स और एक्सोर्सिज्म वालों को मार देता है, बस हमें इतना दिखाया जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे एक लड़का होता है रीन ओकुमारू, जो थोड़ा एक तो स्कूल में फेल होता है, उसको थोड़ी सी चीज़ों पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल वाला इंसान है। मतलब इमोशनल उसके काबू में नहीं रहते, ज़्यादा गुस्सा होगा, ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा सैड भी हो जाएगा। एंड अपने इसका जो शॉर्ट टेम्पर है आगे जाके उसको भारी भी पड़ता है। वो धीरे धीरे अब डीमंस को देखना शुरू कर देता है। एंड छोटे मोटे डीमंस मैं बोल सकता हूँ जो एक टाइप के कीड़े टाइप के होते हैं। यहाँ पे जैसे ही उसके बाद इसके फादर, अब इसका जो फादर है असल में इसका रियल फादर नहीं, इसको उसने एडॉप्ट किया। एंड देन हमें पता चलता है उसका एक ट्विन ब्रदर, ये जो फादर ही असल में मोनेस्ट्री का फादर है। एंड प्लस ये एक्सोर्सिज्म भी अटेंड करते हैं। एंड वहाँ पे अकेला सिर्फ रीन ओकुमारू नहीं, रीन ओकुमारू के साथ उसका एक ट्विन ब्रदर भी जो उसी दिन उसका जन्म हुआ था। रीन ओकुमारू इंसानों का बच्चा नहीं है, सैटर्न का बच्चा, मतलब उस राक्षस का बच्चा। अब जब उसको ये सारी चीज़ें देखना शुरू हो गए एंड उसकी पावर्स अब अवेकन होना शुरू हो गई है, तो सैटर्न वापस से उसको लेने के लिए आएगा, अपनी पावर को थोड़ा। और यहाँ पे सैटर्न का टारगेट होता है उसका बेटा रीन ओकुमारू, जहाँ पे जैसे ही उसकी फादर की डेथ होती है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ पे उसके फादर उसको एक नंबर देते कि इसको कांटेक्ट कर देना अगर कुछ भी हो। यहाँ पे वो जिससे कांटेक्ट करता है वो होता है मेफिस्टो। अब ये मेफिस्टो जो है जापान के अंदर ट्रू क्रॉस एकेडमी, जो ट्रू क्रॉस है वो असल में जापान की ब्रांच है एक्सोर्सिज्म को लेकर। रीन ओकुमारू डीमन है, ये बात की सबको नहीं पता रहता कि वो एक डीमन है, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल जाएगी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब यही बात सबसे बड़ा इशू क्रिएट करता है, क्योंकि सैटर्न के जितने भी विक्टिम है बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे जन जितने भी जन सैटर्न को मारने पर तुले। और जिसको भी पता चला ना कि सैटर्न का बेटा से खुले आम घूम रहा है तो 2 सेकंड में नहीं सोचेगा इसको ठिकाने लगाने पर। जहाँ पे वो अपने पावर्स को छुपा के रखता है, जहाँ पे होता क्या है कि जितनों को पता चलता है ना कि सैटर्न का बेटा, उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इवन जो उस ट्रू क्रॉस एकेडमी के अंदर टीचर्स है वो भी। यहाँ पे अगर एपिसोड के अंदर मैं बात करूँ तो ये सारी शुरुआत होती है एपिसोड 8 से, जहाँ पे ये बात फिर ट्रू क्रॉस वालों को पता चलती है। फिर ट्रू क्रॉस की जो टीचर्स के बाद हमें एक जो बड़ी एकेडमी इवेंट, जहाँ में इनकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वेटिकल्स को, उन्हें भी पता चलती है, जहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स को भेज देते हैं कि रीन ओकुमारू को ख़त्म करो या तो उसको लेकर आओ।
जहाँ पे ये चीज़ें आगे जाके इतनी भारी पड़ती है कि जब उसके आसपास के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि सेटिंग का बेटा, वो तक उससे डरने लग जाते हैं। फिर सीजन 1 पूरा इसी अराउंड पर होगा, उसकी आइडेंटिटी को लेके कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है। एंड मेफिस्टो उसका दोस्त फिर कि दुश्मन, वो चीज़ अभी तक आइडिया तुम्हें नहीं लगेगी सीज़न के एंड पे। अब मैं बात करूँ सीरीज़ के ऊपर, तो ये सीरीज़ मुझे अच्छी नहीं भी लगी और अच्छी लगी भी। क्योंकि अच्छी क्यों नहीं लगी उसके ऊपर मैं पहले बात कर रहा था। जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि पहला कि पूरी एंड में शुरुआत से ही मुझे कॉमेडी लगती है। इवन उसके जो बड़े इवेंट होते हैं वो उतना मतलब हार्ट को टच नहीं कर पाते मेरे। आई मीन जैसे कि उसकी फादर का डेथ होना, क्या फिर उसका इमोशनल होना, वो इतना इम्पेक्ट नहीं करता। बट एपिसोड 8 से आता है इम्पेक्ट। यहाँ पे ट्रू फोर्स एकेडमी का टीचर जब रिन ओकुमारू को मारने की कोशिश करता है वहाँ से, एंड जहाँ से उसका जो बेस्ट पार्ट आता है जहाँ पे रिन ओकुमारू अटैक नहीं करता इतना पावरफुल होने के बावजूद, बल्कि वो कहता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना मुझे मार दो, बट उन्हें मत टारगेट करो जो मेरे सराउंड में या फिर जो मेरे क्लोज वाले। एंड इतना ही नहीं, कैरेक्टर को जब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मैं बुरा नहीं सोचा, बट जब भी ये लोग रिन ओकुमारू को मारते तो ऐसे मारने की कोशिश करते जैसे वो कोई गली का कुत्ता। आई मीन जब भी ये लोग रिन ओकुमारू को मारते तो उसके अंदर का एक जो क्या कहते हैं सैटन वाली जो पावर जब अवेकन होती है वो एक जानवर के जैसे लगती है, जैसे कोई जानवर तड़प रहा है। एंड उस चीज़ को अच्छे से उन्होंने देखा जो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करता है कि हमारा कैरेक्टर जो पूरे टाइम हंसता रहता है उसका ऐसा इमोशन फेस देख के अंदर से हर्ट तो होता है। बट सब लोग उसको उसी की मौत सब लोग उसको मतलब कुत्ते की मौत ही मारना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो उसको सपोर्ट करता है कोई इसको सपोर्ट नहीं करने वाला, हर कोई उसको डाउट की नज़र से ही देख। मेफिस्टो उसको डाउट की नज़र से देखता है, उसकी एकेडमी वाले उसको डाउट की नज़र से देखते हैं, उसका खुद का भाई भी कहीं ना कहीं अंदर से डरता है। बट वही है जो उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही, पूरी एनिमे के अंदर अगर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको बचा रहा है, तो उसका भाई शिन ओकुमारू ही कर रहा है, अदरवाइज और कोई नहीं कर रहा है। मतलब उसी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि वो उसके फादर बाद उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड द पॉइंट इज कि सपोर्टिंग कैरेक्टर ना मुझे उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, मैं सच कह रहा हूँ। सारे एनिमे के अंदर एक होता है कि यार सपोर्टिंग कैरेक्टर के अंदर तुम रिस्पेक्ट कर सकते हो, बट इस पर तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो सब के सब ठंडे पड़े हुए, सब कुछ चिल्लम चिल्ली करनी है, किसी को रिन ओकुमारू से आगे जाना है, कोई रिन ओकुमारू से डर रहा है, कोई रिन ओकुमारू नहीं इमोशनल हो रहा है। बट एक होता सपोर्टिंग हैंड किसी का नहीं होता पूरी सीरीज़ के अंदर। इवन अगर सपोर्ट करते भी तो उतना पावरफुल नहीं लगता है। एंड कुछ जगह तो उन्होंने ठड़क को घुसा के रखी हुई है। एंड पॉइंट पे सिर्फ रिन ओकुमारू जो इस एनिमे को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करता है। आई मीन क्रेडिट देना चाहिए वॉइस एक्टर को जिन्होंने उसको अच्छे से इतना मतलब वॉइस ओवर किया, प्लस कैरेक्टर ही मतलब एक होता है ना कि मेन कैरेक्टर ही सब कुछ करता है, ये वही टाइप की एनिमे है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अजीब थी, लाइक कि अगर शिन ओकुमारू मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी मुझे अजीब लगी थी सीरीज़ के अंदर रिन ओकुमारू के लिए। आई मीन तू सोच के देखो, वो राकेश का बेटा उसको पता नहीं, बट उसके भाई को पता है, उसके बाप को पता है, एंड मोनेस्ट्री में जो लोग उसके साथ मतलब उसके पापा के साथ जो काम करते उन्हें पता है। शिन ओकुमारू जो उसका भाई है वो ट्रू फोर्स एकेडमी के अंदर ऑलरेडी एक्सोर्सिज्म के अंदर आ चुका, मतलब 14 साल की मतलब 12-13 साल की उम्र से, उसको वो भी नहीं पता। इवन उसका भाई टीचर है, उसको ये भी नहीं पता। मतलब सब उसको उसके लिए उसको कुछ बता के नहीं रखा। मतलब बेचारे को अंधेरे में रखा आधी ज़िंदगी, मतलब 15 साल से बेचारा अंधेरे में था। जब उसको पता चलता है तो बस काबू खो देता है। एंड एनिमे का सीज़न 2 तो मैं देखूँगा। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी जो थी मैच्योरिटी, उसके सॉन्ग है। एनिमे का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो यूवीआर मतलब एनिमे का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो कहीं ना कहीं हिट करता है। इसके जो लिरिक्स होते हैं वो हिट कर जाते हैं, एंड उसकी ओपनिंग सॉन्ग हिट कर जाती है, उसकी एंडिंग सॉन्ग हिट कर जाती है। इवन एनिमे मुझे कभी मैच्योर टाइप की लगती ही नहीं है, ये मुझे एक नॉर्मल सी एवरेज वाली शोनन एनिमे लगती है, बट उसके जो सॉन्ग इम्पैक्ट कर जाते हैं। तो यही था मेरा ओपिनियन ब्लू एक्सोर्सिज्म को लेकर। आई मीन हाँ, मैं अभी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे, तू है परफेक्शन, करना मुझको है, कर ले मुझको दे, तू है परफेक्शन। Oh baby, तुझे देख के दिल पे लगती है चोट। Oh baby,